हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस में। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, लेक्चर 1 में धातु एवं अधातु, और इसको हम लोगों ने पूरी तरह से समझा। इसके जो गुणधर्म थे उसको भी हम लोगों ने देखा, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो बच्चों जिसने भी अभी तक लेक्चर 1 का वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके लेक्चर 1 देख लो, है ना। उसके बाद अब हम लोग लेक्चर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम एक्चुअली में बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं। तो देखो बुक का जो पहला क्वेश्चन है हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद जो अभ्यास है इसको भी करेंगे, अभ्यास यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है। तो बच्चों जब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था लेक्चर 1 में, तो आपको बताया था कि बच्चों सोडियम और पोटेशियम जो है ना, दो ऐसे धातु हैं जो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। अगर इन्हें हम खुले में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जो है ना तुरंत आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, इन्हें केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि केरोसिन इसके ऊपर एक लेयर बना लेती है, जिससे ये अभिक्रिया नहीं कर पाती है ऑक्सीजन से, है ना। तो क्वेश्चन आप भी फटाफट से उतार लो और अब हम आंसर आपको दिखाते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है ना। इसका आंसर हो गया, क्योंकि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। आप इसे उतार लेना। बच्चों मैं पहले आंसर इसलिए लिख के रखा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ जो है ना वो छोटा रहे, लंबा ना हो ज़्यादा, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, आप देखेंगे लेक्चर 1 में मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को, अगर आपको याद है ना, अगर आप वीडियो देख चुके हैं लेक्चर 1 का, तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर बताया था सर अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि सर अधातु जो है ना कमरे के तापक्रम पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, नॉर्मल टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सफ़ेद फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है ना। तो चलो आंसर लिख लो फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सफ़ेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के ताप पर भी तेजी से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है ना। अब बच्चों हम अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है ना। ये तो आपको पता है, लेक्चर 1 में आपने देखा था। तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, सोडियम को, ठीक है। अगला जो है सेकंड नंबर, एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों अगर आपको नहीं पता कि आघात वर्धीय क्या होता है तो लेक्चर 1 आप ज़रूर देखिएगा। लेक्चर 1 में पूरा एक्सप्लेन के साथ हमने बताया कि सर तन्यता, आघात वर्धीयता, ये दोनों क्या होते हैं। तो आप लेक्चर 1 देखने के बाद पूरी तरह समझ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर एल्युमिनियम है हमारा आंसर, ठीक है। अगला है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो बच्चों जल्दी से सोचकर बताओ क्या है इसका आंसर। देखो पहला है कोयला, दूसरा आयोडीन, तीसरा सल्फर और चौथा ब्रोमीन। अगर देखो लेक्चर 1 में आपको मैंने बताया था, देखो आपको याद होगा लेक्चर 1 में हमने धातु और अधातु के एप्टियंस के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे हमने बताया कि सर अपवाद दो अधातु ऐसे हैं जिनमें चमक पाई जाती है। तो क्या क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन, है ना। तो अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहता तो हम उसको टिक करते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में है आयोडीन, तो हम इसे टिक करेंगे, है ना। अब देखो पॉइंट नंबर 1 है, ग्रेफाइट का उपयोग डैश के लीड बनाने में किया जाता है। तो बच्चों आपको पता है ये जो पेंसिल है इसके अंदर का जो लीड है ये तो ग्रेफाइट से बना हुआ है ना। दैट मीन्स पेंसिल के लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम पेंसिल लिखने वाले हैं। आपको अगर सही से नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी ज़रूर बढ़ा ले वीडियो का, है ना, ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। तो यहाँ पे खाली जगह में पेंसिल भरना है ना, पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, क्लोरीन एक अधातु है, क्लोरीन एक अधातु है, चलो ठीक है, जिसका उपयोग डैश को शुद्ध करने में किया जाता है। तो बच्चों क्लोरीन का उपयोग हम पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम जल लिखेंगे, ठीक है। अब पढ़ के देखते हैं, क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है, बिल्कुल सही। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पहचानिए और नाम लिखिए, है ना। देखो पहला, एक धातु जो द्रव के रूप में होता है,
तो बच्चों याद अगर आपको आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या होगा, पारा, है ना, पारा मैंने बताया था ना, ये एक धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक धातु जो द्रव के रूप में होता है रूम टेम्परेचर के अंदर, है ना। दूसरा है एक अधातु जो कठोर होता है। तो हमने देखा था कि सर पूरे पृथ्वी में हीरा सबसे ज़्यादा कठोर अधातु है ना। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। चलो ठीक है। तो बच्चों हमने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि सर वैसे तो विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा चालक जो है ना वो सोना, चांदी, तांबा ये सारे हैं। तो उनमें क्या है कि सोना और चांदी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इनको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं। इसीलिए बच्चों हम उसकी जगह पे देखो। और दूसरी बात हमने बताया था कि सर एल्युमिनियम का यूज़, तो एल्युमिनियम में चूँकि, तो बच्चों अगर लेक्चर 1 आपने देखा है तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर बताया था विद्युत की सुचालकता में, है ना, कि सर विद्युत का जो सबसे अच्छी चालक है वो सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, कॉपर ये सारा है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सर सोना और चांदी ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इसके जगह पे एल्युमिनियम काफ़ी सस्ता है, लेकिन इसमें लचीलापन कम होता है, जिसकी वजह से अधिक मोड़ने पर ये टूट जाता है ना। तो इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, तांबा का यूज़ करते हैं और इसे हम लोग उपयुक्त मानते हैं कि नहीं, तांबा का यूज़ करना बेटर है। ठीक है, चलो फटाफट से आंसर देख लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये था हमारा, है ना। बिजली के तार बनाने हैं तो तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है, तो हमने बताया आपको, है ना। अब आंसर देख लो। सोना और चांदी विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं, परंतु ये बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, लेकिन इसमें लचीलापन कम होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही था, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। ठीक है ना, आपको समझाया मैंने। तो देखो यहाँ पे सोना और चांदी विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं, परंतु ये बहुत महंगे होते हैं, बात सही है। ऐसे ही एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, लेकिन इसमें लचीलापन कम होता है, जिसके कारण बार बार मोड़ने पर टूट जाता है ना। इसलिए बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको डेफिनेशन अच्छा लगे ना तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो जब बुक से डेफिनेशन खोजते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है ना, इसीलिए। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, धातु और अधातु के 3 उपयोग लिखना है। तो आप इस तरह से लिख लेना। तो पहला हम लिखें विद्युत तार का निर्माण करने में, है ना, मकान एवं पुल निर्माण और गहने बनाने में। बच्चों आपको उपयोग जो है ना बहुत सारा बुक के अंदर मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वहां से भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया धातु का उपयोग। अब इसके नीचे ये अधातु का उपयोग है ना। तो इसमें देखो पहला हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, अधातु है ये। दूसरा पॉइंट नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण में उपयोग, जैसे आप जो चिप्स वगैरह खाते हो उसके अंदर नाइट्रोजन का गैस भरा हुआ रहता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, है ना। तो भोजन को संरक्षित रखने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट हमने लिखा क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण में। अभी वहाँ पर खाली जगह जो भरने का था वहाँ पर भी हमने भरा है ना। तो ये आप लिख लेना फटाफट से। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कारण बताने के लिए कह रहा है। तो पहला जो है वो ये है, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में किया जाता है ना। आप रेस्टोरेंट वगैरह में देखते होंगे कि जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में देखते होंगे कि जब आप कोई चीज़ खाने के लिए लेते हो तो वो एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर लपेटा हुआ रहता है ना। या फिर लेग पीस तो आपने ज़रूर खाया होगा। ठीक है, तो लेग पीस में आपने देखा है कि नीचे लपेटा हुआ रहता है जो पन्नी, वही एल्युमिनियम फॉइल है ना, एल्युमिनियम पन्नी है।
तो हमें कारण बताने के लिए कह रहा है कि सर एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में किया जाता है, तो कारण बताओ ऐसा क्यों, है ना। तो बच्चों देखो इसमें ऐसा इसलिए, तो इसमें क्या होता है कि तो बच्चों एल्युमिनियम पन्नी का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें होता क्या है कि एल्युमिनियम जो धातु है बहुत ही ज़्यादा आघातवर्धी है, आपको भी पता है। तो इससे क्या हम लोग कर सकते हैं कि ना इसका बहुत ज़्यादा हम लोग पतली पतली चादर बना सकते हैं इसका, ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये है कि एल्युमिनियम जल्दी संचारित भी नहीं होती, जल्दी क्या एल्युमिनियम संचारित नहीं होती है ना। तो इसीलिए इसके अंदर जो खाद्य सामग्री रहता है, खाने का सामान, तो वो नुकसान नहीं पहुँचता उसमें और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। आंसर देख लो फटाफट से, है ना। 6 का 1 नंबर। तो आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, आंसर देख लो, है ना। क्योंकि एल्युमिनियम धातु आघातवर्धीय है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है, साथ ही एल्युमिनियम संचारित भी नहीं होती, इससे पन्नी में रखे खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, है ना। आप ये डेफिनेशन लिख लेना। 6 का बी देखते हैं फटाफट से। देखो गलती से यहाँ पर .1 ही लिखा हुआ, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। तो 6 का ये दूसरा, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ऐसा क्यों है भाई साहब। तो देखो हमें पता है कि सर सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अगर इसे खुले में छोड़ दे तो ऑक्सीजन के साथ फिर वही अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। आंसर देख लो, हाँ है क्वेश्चन आपका, आंसर देख लो। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, इन्हें खुले में छोड़ देने पर ये वायु से अभिक्रिया करने पर जल उठती है, ठीक है, यानी कि जलती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सिंपल सा। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक यानी कि जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है। तो बच्चों इसके लिए एक रिएक्शन है कि मान लो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl के अंदर, HCl में बच्चों अगर जिंक डाला जाता है यानी कि Zn, तो क्या होगा कि यहाँ पर लवण, और आपने अगर लेक्चर 1 में वो याद है अगर आपको, वहाँ पे मैंने बता रहा था कि सर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, है ना। तो जिंक तो एक धातु हो गया, Zn क्या है बच्चों, एक धातु है, और HCl क्या है, अम्ल है। तो हम लोग देख रहे थे कि सर धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है ना। इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये था हमारा, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखे हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। अब रिएक्शन देख लो, ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये जिंक, ठीक है, यानी कि जस्ता। जब बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक डाला जाता है तो ये आपका लवण का निर्माण होगा, यानी कि ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट से। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पत्रों में रख सकते हैं? नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। तो बच्चों देखो हम लोग जो है ना, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, आप इसको बढ़िया से समझो। यहाँ पे कह रहा है क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पत्रों में रख सकते हैं, नहीं तो क्यों, है ना। तो देखो बच्चों हम लोग जो है ना मेनली एल्युमिनियम के पत्रों में नींबू का अचार नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नींबू के अचार में यानी कि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों होगा क्या कि ये अम्ल इस धातु से अभिक्रिया कर, एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है, नहीं हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पत्रों में नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल होता है और एल्युमिनियम एक धातु है। हम जानते हैं कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके अनेक विषैले पदार्थ बनाती है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ बहुत सारे गैस भी उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अतः ये धातु अम्ल से अभिक्रिया कर खट्टे पदार्थ को दूषित कर देती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, खट्टे पदार्थों को एल्युमिनियम के पत्रों पर नहीं रखते हैं, है ना।
तो बच्चों हमारा धातु एवं अधातु वाला चैप्टर भी खत्म हो गया, यानी कि चैप्टर 2 पूरी तरह से खत्म हो गया है ना। इसका लेक्चर 1 जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो जाओ फटाफट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लो। लेक्चर 2 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए फटाफट से क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब कर लो, है ना। और दूसरी बात यार, एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और दोस्तों में शेयर भी कर दो, ठीक है, दोस्तों में शेयर भी कर दो। तब तक के लिए बच्चों इसके बाद जो है ना हमारा, हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो 3rd चैप्टर है इसके बाद सूक्ष्म जीव, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि अभी जब लेक्चर 3 का, ताकि अभी जब चैप्टर 3 का नोट्स आपको, ताकि अभी जब लेक्चर 3 का वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। तो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।